गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे जो चैप्टर चल रहा है मात्रक एवं मापन, उसकी कुछ बेसिक बातें हम कर चुके हैं और महत्वपूर्ण बातें भी हम कर चुके हैं। हम जो आगे बढ़ाने वाले हैं, देखिए हम लंबाई के मापन की बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान के मापन की, द्रव्यमान के मापन की। तो देखिए बेटे, मैं इसको ज़्यादा डीप लेकर नहीं जाऊंगा, जितनी हमें ज़रूरत है पढ़ने की उतना ही हम पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है द्रव्यमान का, ये तो खैर पता ही है, समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। एसआई यूनिट क्या है इसकी? एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है। ये तो आप सभी को आराम से पता है। लेकिन यदि मुझे किसी अणु या परमाणु को तोलना है, उसका द्रव्यमान जानना है, तो क्या आप उसे किलोग्राम में तोलोगे? आप कहोगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि सूक्ष्मदर्शियों से भी दिखाई नहीं देते हैं, मुश्किल में दिखाई देते हैं और किलोग्राम में उन्हें नापा नहीं जा सकता। तो उसके लिए कौन सी यूनिट दी गई है? देखिए, तो उसके लिए जो यूनिट दी गई है मैं लिखूँगा क्या? अणु व परमाणु के द्रव्यमान के लिए, अणु व परमाणु के द्रव्यमान के लिए जो टर्म यूज़ होती है, आपने सुना होगा 9th क्लास में, एकीकृत शब्द आप सुनोगे आप, परमाणु भार इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। यानी आपने ये टर्म पढ़ी होगी और आपने कहा होगा कि कार्बन का कोई परमाणु, उसका 12 भाग कर दो, वही उसका क्या है? द्रव्यमान हो कहलाता है। लेकिन सुनिए, एनसीईआरटी में क्या है? परमाणु भार इकाई नहीं है, उसे कहा गया है एकीकृत, एक शब्द जुड़ा है आगे, एकीकृत परमाणु भार इकाई। एकीकृत परमाणु भार इकाई, इंग्लिश में आप कहेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसे व्यक्त करा जाता है स्मॉल यू से। किससे? स्मॉल यू से। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? ये द्रव्यमान कहाँ से आया? तो वो आया कहाँ से? कार्बन समस्थानिक। देखिए, कार्बन के कई समस्थानिक हो सकते हैं। समस्थानिक आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो वही रहता है, द्रव्यमान संख्या बदल जाती है क्योंकि प्रोटॉन्स बदल जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वो कौन सा कार्बन परमाणु है? वो होगा C612 वाला। C612 वाला परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 12। कार्बन समस्थानिक के एक परमाणु, बेटा पूरा परमाणु है ये, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी आ गए, प्रोटॉन भी आ गए, न्यूट्रॉन भी आ गए, कि एक परमाणु के द्रव्यमान का, एक परमाणु का द्रव्यमान ले लो और उसका एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, कौन सा भाग? 12th पार्ट, यानी 12 बार तोड़ दो, क्या कहलाता है? ये कहलाता है, मैं डायरेक्ट लिख दूं शॉर्ट में, फिलहाल चलो लिख देता हूँ, एकीकृत परमाणु भार इकाई कहलाता है। यानी इसको व्यक्त किससे करते हैं? यू से। दोबारा समझो, कार्बन के जो समस्थानिक के एक परमाणु का यदि मैं कितना भाग निकाल दूं? 12वां भाग, यानी 12 बार तोड़ दूं उसे, तो वो क्या कहलाता है? एक यू कहलाता है। अब सुनिए, एक यू का जो मान है वो किलोग्राम में कितना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो वैसे एक बार में ही ये यूनिट अगर याद करना आप चाहो तो हो जाएगी कि एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, एकीकृत परमाणु भार इकाई यू, 1 यू का जो मान होता है वो कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये आपको जो द्रव्यमान के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी, बस इतनी थी। और देखो, याद रखिएगा, फालतू आपको बहुत सारे डिजिट्स याद करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ बातें ऐसी भी हैं, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जो ज्ञात परास है, ज्ञात परास किसका? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का ज्ञात परास, यानी इंसान कितने द्रव्यमान को आज तक समझ देख सका है। आप जानते होंगे कितना? 10 की घात
-31 किलोग्राम। ये किसकी रेंज होती है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। आज तक ज्ञात सबसे हल्की चीज़ क्या है? इलेक्ट्रॉन। और अगर सबसे बड़े द्रव्यमान की बात करूं तो इंसान जितने आकाश गंगाओं को जानता है, जितने ब्रह्मांड को जानता है, उस पूरे का कुल द्रव्यमान 10⁻55 किलोग्राम है। यानी याद रखिएगा, ये नोट्स में नहीं मिलेगी, आपको लिखना चाहो तो लिख लो। द्रव्यमान का ज्ञात परास कितना है? 10⁻−31 किलोग्राम से 10⁻55। वैसे ही एग्जाम्स में नहीं आती ये चीज़ें, ये केवल आपके नॉलेज के लिए है। अब हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में। जो हम अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो याद रखिएगा बहुत बेसिक टॉपिक है, वो आपको अच्छे से ही करना पड़ेगा। वो क्या है बेटे? भौतिक राशियों की विमाएं। वैसे विमाओं को इंग्लिश में डायमेंशंस कहते हैं। डायमेंशंस का मतलब होता है दिशाएं, यानी कितनी दिशाएं उससे संबंधित होती है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं क्या होती हैं। आपको मैं पहले उदाहरण से समझाऊंगा, फिर इसकी परिभाषा पर जाऊंगा, या वरना आपको परिभाषा ही समझ में नहीं आएगी। तो बेटे देखिए, मैं देखो आपको भौतिक राशियों से इसको संबंधित करता हूँ, विमाएं क्या है। देखिए एग्जाम्पल पर आता हूँ मैं। पहला, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और आपको पता है मीटर यानी लेंथ, दूरी मतलब लेंथ। और आपने यदि मूल मात्रक पढ़े हों तो मैंने बताया था द्रव्यमान के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ तुम्हें कन्फ्यूजन होगा। द्रव्यमान के लिए क्या यूज़ होता है? m। दूरी यानी लंबाई के लिए क्या यूज़ होता है? l। समय के लिए क्या यूज़ होता है? t। विद्युत धारा, वैसे इसका भी विद्युत धारा के लिए a। ठीक है, ये बेसिक इंपॉर्टेंट थे चार, बाकी तो इतने काम नहीं आती। तो बेटा यदि मैं इसकी विमीय सूत्र आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, विमाएं कैसे लिखते हैं, तो इसका जो मात्रक है वो मीटर होएगा, 1 बार मीटर। ठीक है, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा बेटा वो क्या होगा? कैपिटल L इन बड़ा कोष्टक। तो मुझे बताएं इसकी घात कितनी है? 1। तो एक बात बताएं मुझे, यहाँ क्या है? लंबाई की विमा। अब विमा किसे कहेंगे? सुनो, विमा क्या है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रकों पर घात चढ़ाई जाती है वह उस भौतिक राशि की विमा कहलाती है। अब दूरी में जो लंबाई की विमा है वो कितनी है? विमा 1 है, क्योंकि यहाँ L की घात कितनी है? 1। दूसरा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। अब उसका विमीय सूत्र जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो क्या होगा? 2 बार लंबाई आ गई बेटे, तो लंबाई का स्क्वायर। और यहाँ केवल लंबाई है, मूल मात्रक में लंबाई है और तो कुछ नहीं है, द्रव्यमान नहीं है ना बेटा। चलो इसको मैं खोल के लिख देता हूँ। देखो केवल क्या है? लंबाई, द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर क्या घात लगा दोगे? 0। m0 L2 T0, मतलब ओनली लंबाई की 2 विमा है, यानी इस पर क्या क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। तो इससे ये पता चलेगा कि ये बना किससे है मात्रक, वो किससे बना है? मीटर के स्क्वायर से। तो इसमें क्या कहोगे? द्रव्यमान की विमा क्या है? 0 है। लंबाई की विमा मतलब घात ही होती है, तो लंबाई की विमा कितनी होगी? इसमें 2 है। और समय की विमा भी क्या है? 0 है। समय की विमा है नहीं ना, तो कितनी है? 0 है। ऐसे में एग्जाम्पल लेता हूँ आयतन का। आयतन मतलब मीटर क्यूब, इसका विमीय सूत्र क्या होगा? m तो 0, L क्या होगा? 3, T क्या होगा? 0। तो यहाँ भी केवल किसकी विमा आएगी? लंबाई की विमा कितनी आ जाएगी? 3 है। ठीक है, ऐसे मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, वो क्या होगा? वो थोड़ा पेचीदा है। बल क्या होता है? F बराबर ma। अब मैं डायरेक्ट बताऊँगा आपको, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिजिक्स में बटा सेकंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं? घात -2। अब इसका मैं विमीय सूत्र सीधे लिख देता हूँ। द्रव्यमान है घात 1,
इसके अलावा लंबाई है मीटर घात 1, समय घात -2, यानी द्रव्यमान की जगह लिख देंगे कैपिटल M की पावर 1, इधर लंबाई में लिख देंगे L की पावर 1, समय में लिख देंगे T की पावर -2। तो यहाँ क्या लिख दोगे कि द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा क्या है -2। यानी क्या लिखोगे आप, मैं इधर लिख दे कोशिश करता हूँ लिखने की। द्रव्यमान की विमा कितनी है 1, दूरी की विमा कितनी है, दूरी की भी 1, और समय की विमा कितनी है, समय की विमा -2 है। समझ में आ गया बेटा, माइनस में भी रहेगी घात तो -2 आ जाएगी। अब इसको मैं कैसे परिभाषित करूँगा, इसकी परिभाषा में लिखने की कोशिश करता हूँ। वो क्या होगी, किसी भौतिक राशि की विमाएं या विमाएं वे घातें होती हैं, याद रखिएगा घातें होती हैं ना, वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए उसके मूल मात्रकों पर, कौन से मात्रकों पर, यानी इन्हें व्यक्ति किससे किया जाएगा, मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। नारियल नहीं चढ़ाना बेटा, क्या चढ़ाना है, घातें, फिजिक्स में घातें चढ़ाई जाती है, नारियल आप और जगह चढ़ाइएगा। तो देखिए बेटा, अब दोबारा समझो इसको, किसी भौतिक राशि में वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, वही क्या कहलाते हैं, भौतिक राशि की विमाएं। मैंने आपको ये समझाया, ये आपको दोनों यहीं मिलेंगे, आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों आप लिख सकते हो, ये मैंने पीडीएफ में लिखवा रखा है। अब हम बात करते हैं आगे के बिंदुओं पर। अब हमने विमाएं पढ़ ली और हमने जो लिखा था उन्हें आप विमीय सूत्र कहते हो। जो हमने लिखा M0, L3 और T0, इसे विमीय सूत्र कहते हैं। उन्हीं विमीय सूत्रों से बनती है क्या बेटा, विमीय समीकरण। क्या बनती है, विमीय समीकरण। अब विमीय समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, बात समझिएगा। जैसे मैंने कहा जो आयतन है, आयतन उसको कहते हैं, मैं V कह सकते हैं आयतन को, ठीक है। और इसका जो विमीय सूत्र मैंने आपको बताया M0, क्योंकि द्रव्यमान की कोई विमा नहीं होती, L की विमा होती है 3 मीटर क्यूब होता है, समय की कोई विमा नहीं होती, T0। यदि मैं इसको भी किस में लिख दूं, विमीय सूत्र की तरह लिख दूं, तो क्या आपको ये समीकरण दिखाई दे रही है। क्यों, समीकरण ही तो है, वॉल्यूम यानी आयतन ही किसके बराबर है, इसके। तो बेटा समीकरण उसे कहते हैं जिसमें दो पक्ष हों और दोनों पक्ष क्या हों, बराबर। तो इस तरह लिखने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहलाता है। तो हम इसे कहेंगे कैसे, परिभाषित कैसे करेंगे, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के, ये विमीय सूत्र है बेटा, बराबर लिखने पर हमें क्या प्राप्त होती है, विमीय समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, अब मैं विभिन्न विमीय समीकरणें आपको बताऊंगा। ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं बल भी आपको बता चुका हूँ। बल क्या होता है, F, इसको कैसे लिख देंगे डब्बे में, और इसका आपको पता ही है, याद कर लो, रट लो, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2। तो ये किसका विमीय समीकरण है, बल का। अब बल से आते हैं हम आगे आगे धीरे धीरे, कार्य का भी आप निकाल सकते हो। कार्य, मैं पहले इसका सूत्र बताता हूँ बेटा। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन होता है, पर मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। बल इंटू विस्थापन, तो आप इसे लिखोगे कैसे, W पहले लिखो, बल का क्या है, M1 L1 T-2, साथ में विस्थापन का मतलब भी लंबाई होता है, दूरी। तो एक और क्या आ जाएगा, L1, यानी W को कैसे लिखेंगे हम, W बराबर M1 L1 L1 L2 हो जाएगा T-2,
तो कार्य का भी आपको सीधे याद रखना है, बहुत काम आएंगे बेटा बल और कार्य के। इसके अलावा चलो और भी निकालना सीखते हैं। क्या वेग का बताओ, वेग का सूत्र बताओ, इधर लिखो। वेग बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी की जगह में वेग लिखा ना बेटा, वेग सदिश राशि है, दूरी की जगह विस्थापन आएगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। अब इसको आप विमीय सूत्र के रूप में लिखो, विस्थापन यानी दूरी L1, दूरी सिर्फ L1 होती है, और समय यहाँ केवल सेकंड है, समय का क्या हो जाएगा T1। अब इसको आप सीधा करके लिखिए, इसमें द्रव्यमान तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा m0 L1 ये नीचे है, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा T-1, तो ये किसका हो जाएगा, वेग का। इसके अलावा त्वरण का, त्वरण आपको पता ही है, त्वरण आपको पता ही है, वेगों का अंतर या वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। तो आप वेग में परिवर्तन यानी वेग, अरे वेग में से वेग घटाओगे वेग ही आएगा, तो वेग का विमीय सूत्र क्या है, इधर देखो m0 L1 T-1 बटा समय में एक और क्या आ जाएगा T1 ऊपर जाएगा तो -1 पहले से ही है, ये भी -1 जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा m0 L1 T ऊपर जाएगा -2, तो ये किसका आ गया, त्वरण का। चलो अब और भी मैं निकालता हूँ। आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है, Q बराबर IT यानी विद्युत धारा इंटू समय, विद्युत धारा इंटू समय। लिखोगे कैसे, त्वरण को आप समीकरण के रूप में लिख सकते हो, वेग को ऐसे v करके, और इसको अब तो सीख लो डायरेक्ट, तुम्हें पता चलेगा ऐसे लिखते हैं समीकरण को। अब देखो I का मतलब विद्युत धारा A1, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और उसका भी हम मूल मात्रक मानते हैं तो A1, समय क्या हो गया T1, तो मिला के क्या लिख दोगे, m तो 0 हो गया, L भी नहीं है 0, T1 A1, ये क्रम होता है बेटा MLTA, तो इसको लिख देंगे T1 A1। इसके अलावा विभवांतर भी लिख सकते हो आप, विभवांतर का सूत्र बताओ, आपको पता है 10th में आपने पढ़ा होगा बेटा, किसी भी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो विभवांतर कहलाता है, और विभव को हमने लिखा था W/Q, यानी क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर को कैसे लिखोगे आप, V, ठीक, कार्य ऊपर आएगा m1 L2 T-2, पहले बात कर चुका हूँ ना बेटा इसके बारे में, कार्य पहले याद कर चुके हैं, बटा आवेश क्या हो जाएगा, m0 L0 T1 A1। इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, m तो ऊपर 1 है ही सही, L कितने, L भी 2 ही है, T कितने -2 है, ये 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये भी क्या बचेगा -3A-1, तो ये क्या हो गया, विभवांतर का भी आपके सामने क्या आ गया, विमीय समीकरण या विमीय सूत्र। ठीक है, दिख रहा है ना सर। और क्या बचा, और देख लेते हैं। एक और आपको मैं बता देता हूं जो एग्जाम्स में पूछता है, वो क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है वो समझो बेटा, आपने पढ़ा भी होगा कभी बेटा। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है G। कौन होता है, कैपिटल G। कैपिटल G कहाँ होता है बेटा, आप जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन r² होता है। तो यहाँ G क्या है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। तो G का मान निकालो, पहले इधर भेज दो, F(r²) अपॉन m1 m2, इन दोनों को कहाँ लेंगे बेटा, वज्र गुणा करके नीचे। अब देखो सबके विमीय सूत्र लिख दो, बल का m1 L1 T-2, दूरी का वर्ग यानी L2 बटे 2 द्रव्यमान यानी m² m2। अब इसको मिला के लिख दो,
m1 है, नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1 - 2 तो m का बचेगा -1, l हो जाएगा l3, 1 और 2 3 हो जाएगा, और t का क्या बचेगा -2। ये गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का है। और राजस्थान बोर्ड में बोल्ट्जमान नियतांक नाम की एक वैल्यू भी पूछ लेता है, तो ये डायरेक्ट रट लेना बेटा। बोल्ट्जमान नियतांक आप जब कभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें आएगा k। बोल्ट्जमान नियतांक क्या होता है? k। तो बोल्ट्जमान नियतांक का विमीय सूत्र आप सीधे रट लेना, आपको याद हो जाएगा। वो क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक है m1 l2 t-1 t-3 a-1। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? m1 l2 t-3 a-1। तो ये आपको याद रखना है, नंबर याद रखना, 1 2 -3 -1 1 2 -3 -1। ये वैसे रटने लायक चीज़ें तो है नहीं, लेकिन ये एग्जाम में वो राजस्थान बोर्ड में पूछ चुका है ये दोनों, इसलिए मैंने ये आपको अलग से बताया। तो आपने सीखा ही होगा कि विमीय सूत्र, विमीय समीकरणों को कैसे लिखते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं आएगा। कल आप मुझसे कहोगे सर समझ में नहीं आया, वो उन्हें नहीं आएगा जो टाइम पे वीडियो नहीं देखेगा और रातों रात पढ़ाई नहीं करेगा। तो हम अब आगे देखते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसी चीज़ है, वो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और आपको उससे पता चलेगा कि विमीय समीकरण भला क्या है, इनका फिजिक्स में क्या यूज़ है। इनका फिजिक्स में बहुत बड़ा यूज़ है। कोई वैज्ञानिक, कोई भौतिकविद यदि कोई समीकरण देता है, आप कोई समीकरण एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको ये पता चल सकता है कि ये सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है। वो किसके द्वारा पता लग सकता है? विमीय समीकरणों के द्वारा। तो हम जो सीखने जा रहे हैं अगला टॉपिक वो क्या है? विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग। अब विमीय समीकरण के उपयोग तो कई हो सकते हैं, हम एक एक करके बारे उनके बात करेंगे। तो इसमें जो चीज़, जो सिद्धांत यूज में आता है वो एक सिद्धांत है विमाओं की समघातता सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विमाओं की समघातता सिद्धांत। ये क्या कहता है? सुने, देखो आपने गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ mv² सुना होगा। ये बिल्कुल सही समीकरण है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये इससे किसी भी भौतिक राशि का परिमाण तभी निकाल सकते हैं जब दोनों पक्षों में जो विमाएं हो वो समान हो। जो दोनों पक्षों में विमाएं हो वो समान हो। जैसे मैं यहाँ आपको निकाल के बताता हूँ बेटा, ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है, यानी इसका जो विमीय सूत्र होगा वो कार्य वाला होगा, m1 l2 t-2 होगा। यह आपको तो याद करना है बेटा, आज रट लेना, मैं कल आपसे पूछ सकता हूँ। ठीक है, यहाँ द्रव्यमान है m1, 1/2 का तो कुछ भी नहीं होगा। द्रव्यमान है m1 और वेग का क्या होता है? l1 t-1 होता है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है। l1 t-1 कहाँ से है? डायरेक्ट याद कैसे है मुझे? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऊपर जाएगा, मीटर इंटू सेकंड -1। तो इसको आप सोल्व करोगे, एक साथ लिखोगे तो क्या हो जाएगा? m1 l का स्क्वायर t का -2। तो देखो क्या ये दोनों बराबर है, तभी ये आप ज्ञात कर सकते हो। तो इसे क्या कहते हैं? विमाओं की समघातता का सिद्धांत। क्या है? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को तभी परिकलित किया जा सकता है यदि उसकी जो विमाएं हो वो कैसी हो? समान। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका पहला अनुप्रयोग है वो क्या है? भौतिक राशियों की टॉपिक क्या है? 1 मिनट रुकिए बेटा, इसका टॉपिक समीकरण की सत्यता की जांच। टॉपिक का नाम क्या है? समीकरण की सत्यता की जांच। यानी आप ये पता लगा सकते हो कि समीकरण सही है या गलत। मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ, वो बातें आप ध्यान रखना बेटा। समीकरण सत्य होने के लिए 2 बातें आप याद रखिए कि दोनों पक्षों की विमाएं समान हो। दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो? समान हो। यानी LHS की तरफ जो समीकरण है उसका जो विमा है वही RHS की तरफ होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया? E बराबर हाफ mv² और इन दोनों की विमाएं क्या हैं?
समान है, तब तो ये समीकरण क्या है, सही है, सत्य है। अब दूसरा ऑप्शन मैंने क्यों दिया, अब सुनो, आपने न्यूटन के समीकरण देखे होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, ये LHS है और ये क्या है, RHS। अब यहाँ हम समीकरणों की सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सुनो, यदि कहीं एक से ज़्यादा पद दिए हुए हों, ये पद कहलाते हैं बेटा, भौतिक राशि में प्लस माइनस से जो बने होते हैं, प्लस के बीच माइनस के बीच में जो राशियाँ होती हैं वो पद कहलाते हैं। इन दोनों पद की विमाएँ भी क्या रहेंगी, सेम, यानी जो इसकी विमा होगी वही इसकी विमा होगी और वही किसकी विमा होगी, इसकी। यानी मैं क्या कहूँगा, किसी भी पक्ष में दो या दो से अधिक पद हो तो वे सभी समान विमा में होंगे, या उन सभी की विमाएँ क्या रहेंगी, समान रहेंगी, समान विमा में होंगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि दोनों पक्षों की विमा समान हो और एक से ज़्यादा पद हो तो उनकी विमाएँ भी हमें क्या माननी है, समान माननी है। अब हम NCERT का क्वेश्चन करके आज की क्लास ऑफ करते हैं और आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड, वो आप देखिएगा। अब आपका NCERT का एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2.15, 2.15 जो आपको NCERT में एग्जाम्पल दिया हुआ है वो क्या है, देखिए, समीकरण mgh बराबर हाफ mv² की सत्यता की जांच कीजिए। समीकरण mgh बराबर हाफ mv² की सत्यता की जांच कीजिए, जहां m द्रव्यमान है, ये खैर ये बात आपको पता है, फिर मैं लिख देता हूँ, m द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, या आप जानते होंगे गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, ऊंचाई है, h मतलब हाइट होता है, और v क्या है, वेग है, v क्या है, वेग। अब हमें इसकी क्या करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए इसके जो मैंने आपको दो बातें बताई वो ध्यान रखनी है कि दोनों पक्षों की विमाएँ समान हो और एक से ज़्यादा यदि कहीं पद दिए हैं तो उन्हीं की भी समान ही माननी है, यानी सेम प्रूव करना है उसको भी। तो इसका क्या तरीका होगा, मैं इसके सॉल्यूशन पर आता हूँ। जब आपको इसका सॉल्यूशन करना हो तो सबसे पहले लो आप LHS, क्या लो, LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, MGH। अब MGH की आपको विमा लिखनी है, मैंने इसको डब्बे में बंद कर दिया, विमीय समीकरण हो जाएगी। द्रव्यमान की विमा कितनी होगी आप बताओगे, तो बेटा ये MGH है, इधर क्या है, हाफ mv²। इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले हम किसके लिए विमीय सूत्र निकालेंगे, LHS के लिए, MGH के लिए। अब MGH का विमीय सूत्र क्या होगा, ये क्या है, द्रव्यमान का मैंने बताया m1। गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग कर देता हूँ मैं, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण एक ही बात है। आप डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, डायरेक्ट याद करने का तरीका सिखाता हूँ। त्वरण का मात्रक याद करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, L1t-2, समय के लिए t-2 और लंबाई के लिए, मीटर के लिए L1 आ जाएगा। तो त्वरण का क्या होता है, L1t-2, ऊंचाई के लिए एक लंबाई है बस L1, इनको मिला के लिख दो तो क्या हो जाएगा, m1 L2t-2। तो यह इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब बात करो आप RHS के बारे में, किसके बारे में, RHS ले लो, यानी राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या है, हाफ mv²। हाफ का तो विमीय सूत्र होता ही नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट राशि है। m का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का m1, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। वेग का क्या होगा, L1t-1, स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों का क्या लग जाएगा, स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या होगा, m1 L² L2 t, 2 -1 × 2 t-2, ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये और समीकरण 2, इसको आप देखो दोनों सेम है, यानी क्या लिखोगे, अतः यहाँ LHS बराबर
RHS है, अतः समीकरण क्या है? सत्य है। अतः समीकरण क्या है? सत्य है। अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दूंगा, वो देखिए। ये दो एग्जाम्पल्स, दो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इसके इन दोनों की आपको क्या करनी है, सत्यता की जांच करके मुझे चेक करवानी है। इसके अलावा एग्जाम्पल 2.16 आपके NCERT बुक में है, इसे आपको सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताना है। बेटा आज की क्लास में इतना ही, बाकी बात हम अगले क्लास